आप लोगों को आवाज आ रही है? जी यस सर। सर, आ रही है। थैंक यू। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम एक चीज जो कि बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं वो ये कर जाते हैं कि ये जितने भी रोल्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो गया या हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, हम लोग कॉस्ट सेविंग के पर्सपेक्टिव से इन लोगों को उनकी रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं दे पाते, उस प्रोजेक्ट को उसका रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं दे पाते। हम लोग एक ही शख्स से डेवलपमेंट हेड का भी काम ले रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम ले रहे होते हैं और बिजनेस एनालिस्ट का काम भी ले रहे होते हैं। यहाँ पर आकर देखा जाए तो बिजनेस एनालिस्ट वो शख्स होता है जो कि उस बिजनेस डोमेन को अच्छे तरीके से समझता हो। हम अगर जो है शिपिंग बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो शिपिंग बिजनेस के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट से सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी। तो आप वो हैवीएस्ट सिनेरियो या वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो आइडेंटिफाई सही टाइम पे नहीं कर पाएंगे। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे पास ये वाला रिस्क हम उस तरह से कवर कर सकते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को एंगेज करें ताकि वो अपना काम सही तरीके से मैनेज कर सकें। अब एक डेवलपमेंट हेड जो है अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करेगा तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस टाइम पे करेगा और डेवलपमेंट किस टाइम पे करेगा, बिकॉज दोनों फुल टाइम जॉब्स होती है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है या थोड़ा सा ज्यादा हो गया? यस सर। यस सर। सो रिस्क नंबर 2 जो आता है आपके पास वो ये आता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सडनली एक साथ ग्रो कर जाए। तीसरा जो रिस्क आता है, अच्छा ये हम सॉफ्टवेयर के बारे में रिस्क डिस्कशन कर रहे हैं, अभी जो बाकी फेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं कि जब कोई बंदा आपकी टीम से छोड़ के चला जाता है। Every project has a number of developers working on it. When a developer leaves, he or she may take critical information with him or her. This may delay or sometimes derail an entire project. Ensure you have resources when team members can collaborate and share knowledge. ठीक है। अमूमन क्या होता है जी, एक प्रोजेक्ट है, एक साल के लिए चल रहा था, उसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, उसमें से 2 लोगों की इमिग्रेशन हो गई और वो सब के सब जाके ऑस्ट्रेलिया बैठ गए, ठीक है। ऐसी सूरत में वो लोग जो कि उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, जिनके पास उसकी डोमेन नॉलेज थी या उस कोड की डिटेल्स मौजूद थी, वो सारी डिटेल्स भी ऑस्ट्रेलिया चली गई उस बंदे के साथ। ऐसी सूरत के अंदर आप जो इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से जनरेट कर रहे होंगे और जनरेट करने में चांसेस ये हैं कि आप अपने जो मेन स्कोप था उस स्कोप से हट जाएं, डीरेल हो जाएं अपने स्कोप से, डीरेल हो जाएं अपनी प्रोजेक्ट लाइन से, और आपकी जो डेडलाइंस थी वो स्लिप हो सकती है। बिकॉज आपकी टीम में से कुछ लोग चले गए थे और उनकी जगह दूसरे लोग आए थे। जो दूसरे लोग आए थे वो चूंकि इस प्रोजेक्ट में नए थे तो उनको सीखने में भी टाइम लगेगा। बहुत हार्डली चांसेस होते हैं इस तरह के कोई बंदा आए और डे 1 से प्लग इन हो जाए। किसी भी बंदे को कोई काम शुरू करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज या ड्यूरिंग जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रही है, वो भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लीकेज हो सकती है या बहुत बड़ी डिले का एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। मुझे बताएं इस रिस्क को कैसे कवर कर सकते हैं आप, किस तरह से कवर किया जाएगा? सर इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए रिसोर्सेज के दरमियान। कैसे शेयर और करेंगे? सर जैसे मतलब हमारे पास चैट्स हैं या हमारे पास ईमेल्स हैं, तो वो ओवरऑल सब में ग्रुप्स मतलब यानी कि जितने टीम मेंबर्स हैं उन सब में शेयर हो। और इसके अलावा ये कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ वो मैं एटलीस्ट अपने जो मतलब मेरे साथ वाला बंदा जो है या मेरे साथ जो एटलीस्ट फर्स्ट एम्प्लॉय है एटलीस्ट उस तक
तो मैं उसको तो बताऊं या अपने सीनियर डेवलपर को बता दूं, एटलीस्ट उसको मुझे मतलब यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर होगी। अगर मैं सब कुछ अपने साथ ही ले जाऊंगी तो ये तो फिर गलत है, मतलब यानी कि ये चीज तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह से मैं ज्यादती कर रही हूँ, एक तो प्रोफेशनली भी और कंपनी के साथ भी। सर इसके अंदर एक चीज ऐड ये करेंगे। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। सर, डेली बेसिस पे एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आज प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है, और जिस टीम के अंदर वो चेकलिस्ट, जिस टीम में वो टास्क असाइन हुआ हुआ हो, उस टीम के सारे मेंबर वहां पे होने चाहिए, और वो डेली बेस पे वो काम भी होना चाहिए और उसका स्टेटस भी होना चाहिए, और वो आपस में एक दूसरे से शेयर भी इस तरह हो सकता है, और कल का क्या काम है। ये जो आपने प्रोग्रेस शेयर कर दी ना कि कौन सी टीम मेंबर में कौन सा बंदा किस चीज पे काम कर रहा है, वो उसकी प्रोग्रेस क्या है, बिल्कुल सही है। सर ये तो प्रोग्रेस के प्रोग्रेस की बात आ गई, जो नॉलेज है उसका क्या करेंगे? प्रोग्रेस के साथ उसका जो काम है वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पैरेलल, एक दूसरे का डॉक्यूमेंटेशन के बैक। बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? सर डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है, उसमें पूरा फ्लो आ जाता सर है। ठीक है। सर मैं कुछ कहना पीयर चाहूंगा। प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, जी सर मोस्टली जैसे हमारी कंपनी में एक मतलब कि हम एक मेथड फॉलो करते हैं कि जब हमारी क्लाइंट के साथ कोई भी डीलिंग होती है तो इनिशियली हमारी जो बिजनेस एनालिस्ट टीम है वो एक सीआर डॉक्यूमेंट रेज करते हैं, चेंज सॉरी रिक्वेस्ट। सीआर चेंज रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट की तरफ से आती है। फिर हम एक एफएस डॉक्यूमेंट रेज करते हैं। उस एफएस डॉक्यूमेंट में जितने भी पॉसिबल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं सीआर डॉक्यूमेंट में, वो उसको हम बताते कि मतलब हम उससे एक्नॉलेज करवा रहे होते हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए। तो उसमें अगर वो कुछ उसने चेंज करवाना होता है तो वो चेंज करवा लेता है, और जब वो उस एफएस को फाइनल कर देता है तो फिर हम उसके ऊपर एक डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो डेवलपमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि अगर डिटेल डॉक्यूमेंट हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसको अगर मैंने काम दिया हुआ था, वो 1 हफ्ते का काम है या 2 हफ्ते का काम है, तो अगर वो बीच में छोड़ के जाता भी है तो जो दूसरे डेवलपर्स होंगे उनको कोडिंग तो आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो उसको उसके जो पुराना वर्किंग है उसको थोड़ा सा समझ के कि उसने किस तरीके से काम किया हुआ है, वो इजीली उसको मतलब है कि उस टास्क को पिक करके उसको कंप्लीट कर सकता है। गो के उसमें भी थोड़ा सा हमें फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन टाइम में मतलब कि हमारा एस्टिमेट थोड़ा सा वो ख़राब हो सकता है, लेकिन वो हमारा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। जबकि हुमायूं ने जो एक बात कही है, मैं अगर उसमें करेक्शन करना चाहूँ तो अगर हम डेली बेसिस पे हर डेवलपर बैठ के अपनी जो भी उसने काम किए हैं वो आप पूरी टीम में हर मेंबर को शेयर करेगा, तो ये हमारे ओवरऑल जो है वो टाइम को इंक्रीज कर रहा होगा, जो कि हमारे लिए एक और रिस्क बन जाएगा। यानी हमारे वो टाइम को जो है वो हम बढ़ा रहे होंगे अपने। ठीक है। सर असद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सिराज भाई जो कह रहे हैं कि अगर डेवलपर छोड़ के जाता है और बिजनेस डॉक्यूमेंट अवेलेबल है डेवलपर के पास जिसमें सारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट की लिखी हुई है, ठीक है। मैं रियल लाइफ सिनेरियो की सर बात करूँ क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ और मेरा एज एन काम जो है वो बिजनेस एनालिस्ट भी है, मेरा एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस डिवाइस करने होते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, रिलेटेड टू कंप्लायंस, रिलेटेड टू ऑपरेशंस, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रैक्टिकल सर यही होता है कि अगर डेवलपर छोड़ के भी जाता है ना, उसकी जगह मैं कोई दूसरा डेवलपर असाइन भी करता हूँ तो उसके साथ मुझे क्लाइंट को बिठाना पड़ता है 1 से 2 बार टू गिव हिम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के उसने करना है क्या है। ऑल दो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है बट स्टिल डेवलपर को क्लाइंट की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट वंस उसको बिठाना पड़ता है ले जाके, ताकि वो क्लाइंट से सवाल करे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। उसके बाद जाके नया डेवलपर काम शुरू करता है, तो उससे टाइम तो उसमें बढ़ ही जाता है, भले आपके पास डॉक्यूमेंट हो ना हो। अब तक का जो मेरा 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ सर, और मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा है कि अगर मैं डेवलपर चेंज किया है किसी वजह से, किसी भी इशू की वजह से बीच में डेवलपर ने स्विच कर लिया, जैसे कि
तो सर मुझे बिठाना पड़ता लाके दूसरे डेवलपर को जिसको असाइन करता हूँ उसको क्लाइंट के साथ। असद भाई, ये तो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, ये तो हमारा रिक्वायरमेंट फेज होता है ना, कि हमने रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेनी है। लेकिन मैं रिक्वायरमेंट ले चुका हूँ, और रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसकी जो भी रिक्वायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट के बाद डेवलपमेंट मैं की बात कर डिटेल, रहा हूँ मैं, नहीं उसमें ये होता है, डेवलपमेंट की बोल रहा हूँ। नहीं उसमें ये होता है कि जो डिजाइन डॉक्यूमेंट आपका बनता है उसमें आप कंप्लीट डिटेल्स के आपके कौन कौन से फॉर्म्स होंगे, उनमें क्या फील्ड्स होंगी, उनकी क्या टाइप्स होंगी, और डेटाबेस में कौन सी वैल्यूज क्या, यानी उसमें इस कदर डिटेल होती है कि उसके बाद आपको क्लाइंट से दोबारा रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। सिराज जो भाई बिल्कुल हमारी सही बोल रहे हैं। बैठता है क्यों? ना सिराज भाई, नहीं 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 नहीं, सिराज भाई बिजनेस सही कह रहे हैं। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी होती है। नहीं, ऐसा डेवलपर को कस्टमर के साथ नहीं बिठाते हैं। जो हमारी सीएस की टीम होती है, क्लाइंट सपोर्ट या बीए वाले जो बंदे होते हैं, वो खाली उससे सिंक करते हैं, डेवलपर नहीं जाता। डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड करती है और वही उसी टीम को आगे मोटिव करती है। लेकिन अच्छा देखिए, आप लोगों की बातें मैं अभी बड़े गौर से सुन रहा, सारी बातें मुझे जो अब देखिए यहाँ पे ना अप्रोचेस का फर्क है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है मकसद है ये सारी बातें करने का, वो ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, उन सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर जो उनकी लिमिटेशंस हैं, अगर वो कॉस्ट की लिमिटेशन है या किसी और मामला की लिमिटेशन है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एक से ज्यादा हैट्स पहनते हैं, एक से ज्यादा चीजों को देखने के लिए। बाज दफा मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लाइंट फेसिंग अपने डेवलपर्स को रख देते हैं कि क्लाइंट जाए और जाके वहां से रिक्वायरमेंट्स लेकर आए। कुछ कंपनीज के अंदर ये बिजनेस एनालिस्ट के ही काम होता है, और कुछ कंपनीज के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ये काम करके लेके आ रहा होता है। सो कि ये सारी बातें करने का या इस डिस्कशन को ट्रिगर करवाने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि हम इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि हमें जो सिचुएशन आ रही होती है या इस एम्प्लॉय टर्नओवर के अंदर जो रिस्क है, वो रिस्क को हम कवर कैसे कर सकते हैं। एक पॉसिबल रिस्क को कवर करने का तरीका जो आप लोगों ने बताया वो ये है कि जी हम स्ट्रॉन्ग बेहतर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से अप्रूव्ड हो, और इन केस अगर टीम मेंबर्स में से कोई टीम मेंबर चला जाता है तो वो जो खला कोई भी आके फिल करेगा तो वो अपनी डॉलर के साथ फिल करेगा। अच्छा, दूसरी टेक्निक है जो एजाइल में बहुत कम कंपनीज में ऐसा होता है लेकिन बहुत सी कंपनीज में हो भी रहा है, वो ये है कि वो पीयर प्रोग्रामिंग के ऊपर जोर देते हैं कि एक बंदा बैठ के कोड कर रहा होता है, दूसरा उसको कोड को वेरीफाई कर रहा होता है, उस पीस ऑफ कोड को वेरीफाई करता है कि वो सही है कि नहीं है। सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसको देख के वेरीफाई कर रहा होता है। अमूमन कंपनी ये काम इसलिए नहीं करती बिकॉज उसके अंदर जहां एक डेवलपर से काम बन सकता है, वहां पर आपको दो डेवलपर रखने पड़ते हैं बिकॉज जो दूसरा डेवलपर है वो आपके लिए पीयर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये वाली भी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप जब भी किसी क्लाइंट को एंगेज कर रहे हैं तो आप उसके साथ छोटे छोटे साइकिल्स में मुलाकात करें, रादर के बहुत लंबी लंबी साइकिल्स में मुलाकात हो रही है, स्प्रिंट्स जिसको कहा जाता है। स्प्रिंट्स के अंदर आप स्मॉल रन्स लेते हैं और क्लाइंट को भी सिर्फ बाइट साइज इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि यार देखो ये चीजें इस तरह से है, ये चीजें इस तरह से, एंड यू डॉक्यूमेंट थिंग्स अकॉर्डिंगली। हम जितना बड़ा डेवलपमेंट टाइम लेंगे उसी हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट टाइम भी बढ़ जाता है, उसी हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर रिस्क आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक रिस्क को अवॉइड करने का जो तरीकाकार है जो एजाइल फॉलो करता है वो ये है कि आप अपनी साइकिल्स जो हैं उनके जो इंटरवल्स हैं वो छोटे से छोटे रखें, ताकि आपको किसी किस्म की जो इस तरह की पॉसिबिलिटी है उसके अंदर आपको मसले ना आ रहे हो। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी प्लीज। वो ये कि कल्चर वाइज जो चीजें हैं वो वेरी करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर फॉलो किया जाता है फॉर डिफरेंट फॉर देयर क्लाइंट्स। और एक चीज और भी सर इसमें हो सकती है कि टाइम टू टाइम जो है रिसोर्सेज की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए।
फॉर एग्जांपल एक जूनियर डेवलपर है और उसके साथ जो है मिड लेवल या सीनियर डेवलपर काम कर रहा है, तो जो सीनियर डेवलपर है वो अपनी सारी चीज़ें जो है एज पर प्रोजेक्ट मैनेजर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चीज़ें उसको ट्रांसफ़र करता जाए कि भाई मैं इस फेज में काम कर चुका हूँ, अब आपको ये हैंडल करना है। तो उससे ये होगा कि एट द पॉइंट अगर वो किसी पॉइंट पे छोड़ के चला जाता है वो सीनियर डेवलपर, तो जूनियर डेवलपर के पास इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है उस सॉफ्टवेयर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, कि वो उसको कैटर कर लेगा और फर्दर जो है वो उस सीनियर की रिप्लेसमेंट को इजीली जो है वो कवर कर सकता है। एक मेरा जो है मेरी थॉट ये है इस हवाले से। सर लेकिन अगर एक बैकअप डेवलपर भी रखेंगे हम, तो बैकअप को तो एग्जैक्ट बिजनेस नॉलेज नहीं होगी, बिजनेस नॉलेज तो सारी अंडरस्टैंडिंग जो भी होगी वो अच्छा, मेन इसको डेवलपर थोड़ा के सा पास डिस्कशन को होगी। आगे बढ़ाते हैं, अभी हमारे पास चीजें और भी खुलेंगी इसके अंदर, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ये मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ बिकॉज ये पिछले वाले टॉपिक से जो एरर नंबर 3 था हमारा उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट होता है। ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या है कि जी ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इंटीग्रेशन and coding, requirements might conflict. Moreover, developers may find that even the specification is unclear or incomplete. ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये प्रॉब्लम इस वक्त आती है कि जब आप इनिशियली रिक्वायरमेंट्स गैदर करना शुरू होते हैं, क्लाइंट के पास बैठते हैं, उससे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि उसके पास एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके पास आप कैटेगराइजेशन करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट बंचेस के अंदर उसको तोड़ देते हैं और वो उस इंफॉर्मेशन को हम आगे लेके जाते हैं। इवेंचुअली होता भी यही है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट मॉड्यूल्स बन जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के। और एक टिपिकल सॉफ्टवेयर हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। एक बंदा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ई कैटलॉग पे काम कर रहा है, तो दूसरा बंदा है वो कॉन्टेक्ट अस के पेज की है उसके पीछे की फंक्शनैलिटी को पढ़ रहा है, तीसरा बंदा है जो हो सकता है कि वो बात कर रहा हो कि जी ओवरऑल जो बिजनेस है उसकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। सो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों में काम कर रहे होते हैं। जब मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके पास मल्टीपल सिनेरियोज भी एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल माइंडसेट्स की होने की वजह से। सो होता यह है कि हर बंदे की इंटरप्रिटेशन जो होती है उसमें फर्क आ जाता है। एक बंदा किसी एक चीज को एक ग्रुप का पार्ट बनाना चाहता है, वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ये इधर नहीं होगा या इस साइड पे होगा, ये किसी और ग्रुप का पार्ट होगा, मिसाल के तौर पे। सो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि आपके जो डेवलपमेंट टीम होती है उनके दरमियान कंफ्यूजन आ सकती है कि वो इस बात पे जज नहीं कर पा रहे कि आया हमने कौन सी चीज पहले डेवलप करनी है और किस तरह से। सो ये भी एक मामला होता है जो कि हम देखते हैं, इसको ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? लेकिन सर यहाँ पर तो हम पहले जब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं तो हम जो एफएस डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट यूज होता है, हम उसको एफएस डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी एफएस डॉक्यूमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा हो तो वो हम क्लाइंट को पहले दिखा के उससे चीज़ें उससे साइन ऑफ तो ले चुके होते हैं ना, साइन ऑफ लेते हैं, तो उसका ये गो एड लेते हैं। व्हाट इफ जैसे के क्लाइंट को भी वो इंफॉर्मेशन सही तरह से क्लियर ना हो? वो पैसे तो आपको दे देगा क्योंकि उसने एक चीज पे साइन किया हुआ है, लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी। वो नहीं आपको सर, पैसे तो दे देगा, लेकिन वो क्या अब वो खुशी खुशी उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे दे रहा होगा? नहीं सर, आप एक चीज इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, जो आप मॉडल वाइज कह रहे हैं ना, बैंकिंग सेक्टर के जो हम प्रोजेक्ट्स काम करते हैं उनमें मॉडल वाइज ही होता है। लोन का अलग जा रहा है और बैंकिंग का अलग जा रहा है, एडीसी एटीएम से रिलेटेड अलग जा रहा है, फाइनेंस के अलग जा रहे हैं। उसमें रिलीज वर्जन होते हैं, वो रिलीज वर्जन की प्रायोरिटी के लिहाज से पेमेंट होती है और जो चीज उसकी अर्जेंसी की होती है उस अर्जेंसी को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसी की पेमेंट भी पहले आती है और उसी का काम यहाँ पे फिर डेवलपमेंट टीम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे असाइन किया जाता है कि आप ये काम, ये वाली रिलीज इस मॉड्यूल के पहले कर दें। तो इस तरह ये प्रोसेस चल रहा होता है।
पेमेंट शेड्यूल भी ऐसे ही होता है इसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी क्लास को ये बात क्लियर हुई है या इसको दोबारा से करने की जरूरत है? सर थोड़ा सा आप इसमें मतलब थोड़ा मजीद एक्सप्लोर कर दें इस चीज को, क्योंकि अगर देखें हम अगर स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, डेवलपमेंट टीम जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रही कि किस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि मल्टीपल टीम्स जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स को देख रहे हैं, तो फिर हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, सबसे पहला जो काम इसके अंदर होता है ना, वो काम होता है उस डेवलपमेंट लीड का जिसके नीचे ये टीम्स काम कर रही होती हैं, ठीक है? चाहे वो डेवलपमेंट हेड हो जी या वो टीम लीड हो, कोई भी शख्स हो जो कि मल्टीपल जो डोमेन्स है जिस पे डिफरेंट टीमें काम कर रही हैं, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? उस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि उसने आपस की जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को किस तरह से स्ट्रेट लाइन रखना है, किस तरह से उसके अंदर इंश्योर करना है कि ये इस तरह के एरर्स या कोई मामला ना आए, ठीक है? तो एक तरीका इसके अंदर ये वाला हो सकता है। दूसरा चीज जो आती है वो ये आती है कि जब हम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डीलिंग्स कर रहे हैं, तो जब हम रिक्वायरमेंट की एक्सप्लेनेशन की मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं, तो उसके अंदर तमाम टीम का इन्वॉल्व होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस डॉक्यूमेंट को बनाना, क्योंकि आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जो चीज देखी वो डिफरेंट थी कंपेयर टू आपने जो पहले सोचा हुआ था। यू गेटिंग मी? आपने अपने अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर जो चीज डेवलप की थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। रात में जब आप बैठे और आपने बैठने के बाद जब एक्चुअल डेवलपमेंट करने की नौबत आई, तो आपने उस चीज को डिफरेंट पाया। तो अगर आपके पास सारे लोग एक ही जगह बैठ के इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो देयर आर चांसेस कि ये कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप चूंकि बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग या ये कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप, आई होप आई हैव आंसर्ड। जी सर, थैंक यू। ठीक है, अगले वाले के ऊपर आ जाते हैं। Productivity issues. During the initial phases of integration and coding, requirements might conflict. Moreover, developers may find it even specification. Sorry, ये दोबारा वो हो गया। Productivity issues क्या होते हैं? Productivity issues ये होते हैं कि आपके पास जो clients हैं, जो आपकी जो specifications थी in terms of production, वो प्रोडक्शन के मामलात आपने सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कराया। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डेवलपमेंट टीम है जो ओवरऑल आपको किसी भी काम करने के लिए काबिल होती है। मिसाल के तौर पे एक डेवलपमेंट है जो कि एक सर्टेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना हाथ उसका साफ है। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर डेवलपमेंट्स जिनका किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ से आपके पास कोई लिमिटेशंस भी आ सकती हैं। ये भी आ सकता है कि जो डेवलपर है उसका स्किल सेट कितना स्ट्रांग है और वो कितने अच्छे तरीके से उस डेवलपमेंट सेट को डेवलप करके दे सकता है। हम इसके भी इश्यूज के अंदर फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जब 10 लोगों की बात की थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर और 10 लोग जब उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो 10 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर फर्क हो सकता है। उनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है उसके अंदर फर्क हो सकता है, उनकी जो लॉजिक्स हैं उस पर फर्क हो सकता है। इन तमाम सूरतों की वजह से होता ये है कि आप जो है एस्टिमेशंस में मिस्टेक कर जाते हैं, या आपने जो एस्टिमेट्स किए होते हैं उसमें लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है या डेवलपमेंट कैपेसिटी होती है उसको आप मद्देनजर नहीं रखते। इस चीज को देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह ये एरर आप या जो रिस्क है इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं? सर जिनकी मतलब स्पीड स्लो है हम उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स देंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे, क्योंकि और जिनकी मतलब यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं
उनको आप हम मेन जो है वो मेन थीम प्रोवाइड करेंगे या मेन एरिया देंगे कि आपने यहाँ पर वर्किंग करनी है। इस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं ताकि एक बंदा 8 घंटे में बहुत बहुत बड़ी चीज डेवलप कर सकता है और दूसरा बंदा उसकी स्किल्स बहुत कम है तो वो छोटे से मॉड्यूल को ही 8 घंटे के अंदर कर लेगा, लेकिन टीम है तो उसका इफेक्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। सर वो तो सर बेसिकली इस ये तरह तो सर नहीं हो सकता, लेकिन देखिए एक्सपीरियंस और स्लो काम करने में बहुत डिफरेंस है। कि एक्सपीरियंस बंदे भी ऐसे होते हैं जो कि स्लो काम करते हैं, मतलब लोगों की आदत होती है कि स्लो काम करना इटसेल्फ एक आदत है, मतलब उसका एक्सपीरियंस से या जूनियर होने से कोई ताल्लुक नहीं है नहीं, वैसे रिफत। एक इसमें एक एक प्रैक्टिस सर ये होती है हमारे पास, जब हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन आती है और उसका कोई चीज़ डेवलपमेंट करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जाहिर सी बात है कुछ कोडिंग बेसिक होती है कि स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। तो स्क्रीन हम एक डेवलपमेंट टीम के अंदर भी ये पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ये बंदा ज़्यादा जल्दी स्क्रीन डिज़ाइन करता है, तो स्क्रीन का वर्क ही उसी को दिया जाता है। कुछ लॉजिकल काम होते हैं तो लॉजिकल वाले टीम अलग बैठी होती है, 2 बंदे अलग होते हैं, वो काम उनके हाथ में दिया जाता है। थोड़ा बहुत डिले उसमें आ जाता है कि वो चीज़ जो अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा डिले आता है, लेकिन एस्टिमेशन हो जाती है प्रॉपर, क्योंकि जो इफिशिएंट बंदा होता है उसको उसी नेचर का वर्क दिया जाता है। बिल्कुल सही हुमायूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है हुमायूं, मैं आपकी बात में थोड़ी सी चीज़ एक और ऐड करूंगा। एक प्रैक्टिस जो मैंने और देखी है वो ये देखी है कि जब इनिशियल एस्टिमेट्स निकाले जा रहे होते हैं तो इनिशियल एस्टिमेट्स निकालने के बाद टीम को भी बिठाया जाता है, जिसमें डेवलपर्स भी होते हैं, क्यूए के लोग भी होते हैं, जिसके अंदर बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं, और उनको बिठा के भी वो एस्टिमेट्स वेरीफाई कराए जाते हैं ताकि हर बंदे को ये चीज पता हो कि क्या चीजें हैं। बिकॉज इनिशियल एस्टिमेट्स तो कुछ लोगों ने निकाले हैं, लेकिन जब पूरी टीम बैठी है तो ज्यादा दिमाग, ज्यादा ब्रेन्स बैठे हुए हैं उस एस्टिमेट को रॉबस्ट बनाने के लिए या इंश्योर करने के लिए कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट उसी टाइमलाइन से जब डिलीवर हो जिस टाइमलाइन जब पे कमिटमेंट जब ले रहे हैं। जब क्लाइंट को हम बीआरटी सेंड करते हैं उसके अंदर हमारे पास ये स्लॉट्स बने हुए होते हैं कि हमारा डेवलपमेंट टाइम क्राइटेरिया इतना है। अच्छा, कॉस्टिंग भी उसकी अलग अलग होती है, डेवलपमेंट की अलग ठीक है, होती है, फिर हम उसका एसक्यूए करेंगे, एसक्यूए की अलग है, फिर आपका यूईटी फाइनलाइज करेंगे, उसकी इतनी है। तो वो एक टीम के अलग अलग उसमें टाइम पीरियड भी होता है एलोकेटेड और उसके प्राइसेस अलग होते हैं। तो इस लिहाज से वो बिल्कुल पूरा पूरा फ्लो टॉप मैनेजमेंट से लेके बिल्कुल डाउन पर्सन तक अंडरस्टैंड होता है। बिल्कुल सर सही है। इसमें हम लोग एक और चीज भी करते हैं जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करते हैं, वो ये कि हमें ये पता होता है कि किस बंदे ने आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक के करीब आ जाइए। सर जैसे हम लोग जो एक और स्ट्रेटेजी हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग वो ये करते हैं कि कौन सा बंदा कौन से एरिया से ज्यादा फेमिलियर है, किसने किस एरिया में ज्यादा काम किया, तो उससे रिलेटेड ही हम उसको टास्क असाइन करते हैं ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट कर ले, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है उस एरिया में काम करने का। तो उस ज्यादा वो काम वो बंदा ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। तो हम टीम इस तरह बनाते हैं कि अगर डिफरेंट एरियाज को मिला के एक काम होना है तो हम टीम भी इसी तरह से बनाते हैं कि उस एरियाज की एक्सपर्टीज वाले बंदे उस टीम में हो, जिनको उस एरिया की नॉलेज हो। अगर कहीं वो फंसे तो वो ज़्यादा टाइम ना उनको कंज्यूम हो, या अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उनको उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने में या अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसमें एरिया एक्सपर्टीज का भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप टीम इस तरह से बनाएं कि उसमें एक्सपर्टीज वाले बंदे हो हर एरिया के, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिलोंग कर रहा है। लेकिन लेकिन एक चीज सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाती है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हमारे पास टीम है इस वक्त जावा की, ठीक है, अब 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 वहां पे आ जाती है टेक्नोलॉजी चेंज कि हमें जावा पे करना नहीं है, हमें किसी और लैंग्वेज पे काम करना है। तो वहाँ एस्टिमेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर वहाँ आप जरा बताएं उसमें क्या करेंगे उस फेस में। दोबारा से सवाल बताइएगा प्लीज। सर सवाल ये है कि मेरे पास एक टीम है और हम लोग अभी सपोज करें जावा पे ही काम करते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट ठीक है, मेरे पास प्रोजेक्ट जो लाइनअप रनअप हुए हैं वो जावा पे ही चल रहे हैं। अब क्लाइंट मुझसे कहता है कि ये आपके पास, ये मेरे पास जावा पे, मैं टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहता हूँ, उसकी मर्जी है ये। तो उस कंडीशन पे फिर हम क्या करेंगे? अब टेक्नोलॉजी देखिए बिल्कुल चेंज हो गई। देखिए टेक्नोलॉजी अगर आप पूरे चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो ये होती है कि हम किसी भी क्लाइंट के साथ या किसी के साथ भी अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें उन मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें पहले क्लियर करनी होती हैं। टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशंस हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं।
हाँ, प्रोजेक्ट में आगे जाने के बाद अगर कोई क्लाइंट या आप लोग खुद डिसाइड करते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, जावा से मिसाल के तौर पे आपने डॉटनेट की तरफ मूव करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इस तरह से करना है तो जो भी ये चीज को डिसाइड कर रहा है उसको इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट ले रहा है तो क्लाइंट शुड टेक दी ओनरशिप कि भाई इसकी ये मसले थे और ये मामला थे। हाँ, आपको एज अ पर्सन जो कि एज अ टीम जो कि आप किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, यू डिसाइड कि हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी है बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, तो उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो आपको मामलात हैं वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे रादर कि कोई आपके बिहाफ पे बेयर कर रहा हो। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क को आपको किसी ना किसी के एंड पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ट्रांसफर किए बगैर जो है। अभी रिसेंटली एक सिनेरियो ऐसा बना है कि एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था जावा के ऊपर, तो वो एप्लीकेशन मैच्योर भी थी और चल भी रही थी, लेकिन अब कॉटलिन आ गया तो कॉटलिन के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो कि पैकेजेस ज्यादा अच्छे हैं, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपनी टीम को पहले ही उस तरफ लगा दिया था, R&D की तरफ। टीम ने उसके ऊपर छोटे छोटे पीस ऑफ वर्क के अंदर अपना प्रोजेक्ट भी रेडी करके रखा हुआ था। आगे जाके इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने बिल्कुल शफल कर दिया कॉटलिन के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे आ गई थी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट उसने न्यू रिक्वायरमेंट रेज करी थी वो वहाँ हैंडल नहीं हो रही थी और इस एनवायरनमेंट में हैंडल हो रही थी, तो ये मूव ऑन होगा आराम से। यहाँ इस तरह रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर आप इन चीजों को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो बैंडविड्थ अवेलेबल हो जिसमें आप ये काम कर रहे हो। हर जगह हमेशा आपके पास ये लग्जरी अवेलेबल नहीं होती कि आप इस तरह से कुछ काम कर सके। आपके पास, आपकी टीम के पास डेवलपमेंट की बैंडविड्थ, टाइम, स्कोप अवेलेबल था, मैनेजमेंट के पास वो विजन अवेलेबल था जिसकी वजह से आप ये काम कर सके थे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको टाइम की और कॉस्ट की लेवरेज इतनी नहीं होती कि आप ये काम कर सके। सर थियोरेटिकली हमारे पास एस्टिमेशन के लिए एक जो हम टाइम या कॉस्ट के एस्टिमेशन करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक थियोरेटिकली जो है वो एक यूज होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, कि जो हम जो अपने डेवलपर्स हैं, ये जो टीम है, उनकी हम ओपिनियन लेते हैं और उसमें से जो बेस्ट टाइम जो हमें मिला है और जो सबसे वर्स्ट टाइम मिला है, और बीच में हम यानी एक फार्मूला है, जो बेस्ट टाइम है वो प्लस जो वर्स्ट टाइम है और जो एवरेज टाइम है मल्टीप्लाई बाय 4, उसको इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6, इससे भी हम जो है वो एस्टिमेटेड टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मतलब कि थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट बहुत कम ही किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक ये सारी बातें करने का एक मकसद था, आप लोगों को यहाँ तक लाने का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि हम अमूमन अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को तो हम बहुत तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं। उस तोड़ने मरोड़ने में भी हम अज्यूम कर लें कि हम सारे फेजेस पे बहुत अच्छा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन हम एस्टिमेशन जैसी चीज के ऊपर टाइम सही लगाते ही नहीं है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ये बात बहुत कॉमनली स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमारे डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है इस दिमाग मामले में कि जब उनकी जो लॉजिक्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन उस सारी चीजों के बावजूद हम और बाहर के ममालिक में जो लोग हैं, इवन अगर मैं इंडिया को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्यादा बूम कर रही है कंपेयर टू पाकिस्तान। उसका रीजन जो है वो ये है कि हमको लोग ये कहते हैं कि हम अपने कमिटमेंट के पक्के नहीं। वो भाई पक्के उस वक्त होंगे जब हमारे एस्टिमेट्स ठीक होंगे। जब मैं आपको ये कहूंगा कि भाई मुझे नॉर्थ नाज़िमाबाद से सदर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, अब वो 15 मिनट मैंने कह तो दिए, लेकिन मुझे एन एक्चुअल में एक एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ भी वहां पहुंचूं तो मुझे 1 घंटे से ऊपर टाइम लगेगा रश आवर में, और 15 मिनट शायद मुझे वाकई लगे, लेकिन वो लगेंगे सुबह के 4 बजे जब सड़क पे कोई भी नहीं होगा। सही है। क्लाइंट को जब आपने 15 मिनट बोले तो वो क्लाइंट किन पैरामीटर्स में, किन डेट्स में, किस सोच के हिसाब से उसको वैलिडेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम फेल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ एस्टिमेशन के ऊपर टाइम नहीं लगाया जाता, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है।
हमारी सारी चीजों को लेकर। अच्छा, अब आपने शुजा भाई आपने जो बात की कि आपने जिस फॉर्मूले का जिक्र किया, अब मैं आपके साथ एक और टूल डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है? वो हमारे नोट्स में नहीं है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMBOK के अंदर भी आपको मिल सकता है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे वहां पर भी मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड डेल्फी टेक्निक, ठीक है? इट्स कॉल्ड डेल्फी। डेल्फी के अंदर हम एस्टिमेट्स बहुत सारी चीजों के निकाल सकते हैं, तो हम टाइम की एस्टिमेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं अब एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ, उस एक्सेल फाइल के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आपको आइडिया होगा कि डेल्फी काम किस तरह से करता है, ठीक है? अच्छा जी, डेल्फी का तरीकेकार जो है वो इस तरह से होता है कि आपने एक बंदा होगा जो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोज्ड होगी, ठीक है? दूसरा बंदा हो और बाकी जो लोग होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सपोज नहीं होगी, सही है? मैं आसानी की खातिर ये जो बाकी लोग हैं इनको मैं कह देता हूं कि ये है, मिसाल के तौर पे पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी, ठीक है? आपने इसके अंदर मल्टीपल राउंड चलाने होते हैं, ठीक है? आपने मल्टीपल राउंड चलाने होते हैं डेल्फी के अंदर। मिसाल ले लेते हैं, आपने एक ही सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली और आपने वो रिक्वायरमेंट्स इन 4 लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आपने कहा कि जी आपने अपनी रिक्वायरमेंट डिटेल्स उनके साथ शेयर करी, एफएस डॉक्यूमेंट है आपके पास या रिक्वायरमेंट की यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, आपने वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं ली और लेने के बाद इन 4 लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है? अच्छा, इन 4 लोगों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और आपने इनसे कहा कि यार इनके एस्टिमेट्स बता दो। मिसाल के तौर पे पर्सन ए ने बोला कि यार मुझे लगता है कि इस काम को करने के लिए मुझे 10,500 आवर्स लगेंगे, ठीक है? पर्सन बी ने अभी ये अब ए को जो पता है वो ए ने अपने बी से शेयर नहीं किया हुआ, सी से शेयर नहीं किया हुआ, डी से शेयर नहीं हुआ, ए बी सी को आपस में नहीं पता कि किसने क्या शेयर किया है। पर्सन बी ने कहा कि यार मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को करने में मुझे 8,500 आवर्स लगेंगे। पर्सन सी ने कहा कि यार मेरे हिसाब से आपको कम से कम 15,000 आवर्स लगेंगे। डी ने कहा कि यार इस काम को करने में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 25,000 आवर्स लगेंगे। ये है राउंड 1। आप राउंड 1 चला रहे हैं, आपने क्या कहा? आपने कहा भाई ठीक है, आपका जो एवरेज आ रहा है, आप एवरेज आप सबसे शेयर कर रहे हैं, एवरेज आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने कहा कि जी आप तमाम लोगों का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 14,750। अच्छा, आपने ये एवरेज सबके साथ शेयर कर दिया। अब राउंड 2 शुरू होता है। राउंड 2 के अंदर पर्सन ए ने बोला यार मैंने 10,500 बोले थे और पिछले वाला जो था एवरेज मेरा आ रहा था वो आ रहा